हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर 8 क्लास 12 बायोलॉजी इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो हमें एक एग्जाम्पल देकर बताना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के चलते गैस रिलीज करते हैं। तो हमें पता है जब हमने इडली और डोसा का फर्मेंटेशन देखा था, इडली और डोसा के लिए जब हम डो प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आपके कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ल्यूकोनोस्टॉक इस तरह के जो ये बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस चलता है उस टाइम ये CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो डो के ऊपर पफ़ी अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है ना, पफ्ड अप अपीयरेंस जो देखने को मिलता है, थोड़ा फूला फूला रहता है आपका जो डो है, वो किस वजह से होता है? क्योंकि CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है। और ये किस की वजह से हो रहा है? फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल विच proves that microbes release gases during देयर मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने देख लिया कि जब इडली डोसा का जब हम डो प्रिपेयर करते हैं कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से क्या होता है, पफ्ड अप अपीयरेंस देखने को मिलता है क्योंकि CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है आपका स्विस चीज़। स्विस चीज़ में आपको लार्ज होल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो लार्ज होल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये भी CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। और कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है स्विस चीज़ को फर्मेंट करने के लिए? आपका प्रोपायोनी बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है, प्रोपायोनी बैक्टीरियम सरमानी ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आपका एनारोबिक, जो एनारोबिक स्लज में हमने देखा था ना कि हम एनारोबिक डाइजेस्टर लेते हैं। जब हम सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उसमें हमने जो एनारोबिक हेटरोट्रॉप्स लिए थे जो कि एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे। तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया आपके आर्की बैक्टीरिया थे जिसमें मेन आपका मेथेनोजन बैक्टीरिया लिया था। ठीक है, मेथेनोजन बैक्टीरिया लिए थे। वो क्या करते हैं? बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा आपको मीथेन देखने को मिलती है, बाकी हाइड्रोजन CO2 ये गैसेस होती हैं। तो हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए आपके कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मेटाबॉलिज्म के चलते क्या करते हैं? गैस रिलीज करते हैं। हमने देखा कि इडली और डोसा के डो जो प्रिपेयर करते हैं उसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, ठीक है, तो वो CO2 गैस का प्रोडक्शन करवाते हैं जिसकी वजह से पफ्ड अप अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, फूला हुआ दिखता है आपका जो डो होता है, आटा जो होता है। सो इस चीज़ में आपको लार्ज होल जो देखने को मिलते हैं वो किस वजह से हुए हैं? आपका CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि आर्की बैक्टीरिया जो मेथेनोजेंस हैं वो बायोगैस का प्रोडक्शन करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? मेंशन सम ऑफ देयर यूजफुल एप्लीकेशन। तो किस फूड में आपको लैक्टिक एसिड मिलता है और उसकी क्या बेनिफिट्स हैं? ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलता है और क्या बेनिफिट हैं उसके? तो ये चीज़ हम सबको पता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपको कर्ड, दही में देखने को मिलते हैं। और इस बैक्टीरिया का क्या फ़ायदा है, क्या किस तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल है? तो हमें पता है कि जब मिल्क से कर्ड बनता है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी मिल्क होता है, मिल्क में जो केज़ीन प्रोटीन होती है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है और फिर क्या होता है, आपका मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, कर्ड में विटामिन B12 की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रिशन जो वैल्यू है आपके कर्ड की वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं दे इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द गट। ठीक है, इट कैन बी यूज टू फर्मेंट और कल्चर फूड। ठीक है, तो इस सब के लिए हमारा जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो यूज़फुल है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमें कुछ ट्रेडिशनल फूड बताने हैं। ठीक है, जिसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो कि फर्मेंटेशन से बनते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर
ऑक्सीजन की एब्सेंस आपको देखने को मिलती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपका ये प्रोसेस होता है। तो हम देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल फूड जो कि जैसे वीट से क्या बनता है, वीट हो गया, वीट वगैरह से आपका ब्रेड, भटूरा ये सब बनाया जाता है। इसमें यीस्ट इन्वॉल्व होती है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट आपका राइस है, राइस से आप इडली डोसा देखते हैं कि इडली डोसा बनता है, ठीक है। और बेंगेल ग्राम है, ठीक है, इससे ढोकला बनाया जाता है। तो ये सभी आपके ट्रेडिशनल फूड हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा हम, in which way have microbes played a major role in controlling disease caused by harmful bacteria। तो हमें यहाँ क्या बताना है कि किस तरह से जो आपके माइक्रोब्स हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं किसके लिए, डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जो हार्मफुल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो माइक्रोब्स आर नॉन टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, ठीक है। तो एक तो आपका एंटीबायोटिक हो गया। हमें पता है कि सबसे फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी वो डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और वो एक बाय चांस स्टडी रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, आपके एंटीटॉक्सिन ये माइक्रोब्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, हमारा जो भी डिसीज़ कॉज करने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस ये सब होते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ माइक्रोब्स से ही बनाई गई मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देख लिया एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करवाई गई थी, ठीक है, जो क्या करती है आपके स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेम एनी 2 species of fungus which are used in the production of the antibiotic। तो हमें 2 फंगस के नाम बताने हैं जो कि एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में यूज़ होती है। So several microbes produce antibiotic that kill other microbes which cause disease. These antibiotics are typically acquired from fungi and bacteria. सो पेनिसिलिन का हमें पता है पेनिसिलियम नोटेटम से ये प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है आपका सेफेलोस्पोरिया द फंगल सोर्सेस सेफेलोस्पोरियम, ठीक है, सेफेलोस्पोरियम जो फंगस है उससे आपका सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज सीवेज, इन विच वे कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस। तो सीवेज क्या होता है और कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमें पता है कि सीवेज में क्या होता है, आपका जो सीवेज होता है तो सीवेज में मेन ह्यूमन एक्सक्रेटा, ठीक है, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो अगर इसको डायरेक्टली रिवर वगैरह में स्प्रेड किया जाएगा, है ना, रिवर वगैरह में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, पॉल्यूशन होगा, डिसीज़ कॉज होंगी, वाटर बॉर्नी डिसीज़ कॉज होंगी। तो इस वजह से सीवेज को पहले क्लीन किया जाता है। हमने देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट किए जाते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपका फिज़िकल रिमूवल होता है, ठीक है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखते हैं जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सीवेज को क्लीन करते हैं, उसके बाद ही हम रिवर में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। सो व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो अभी हमने बात की कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें आपका फिज़िकल रिमूवल होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। मतलब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, क्योंकि आपके जो प्राइमरी फ्लुएंट हम लेते हैं उसके अंदर
अब क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को हमें ख़त्म करना है वहाँ से, तभी आपका वाटर क्लीन हो पाएगा, ये सीवेज क्लीन हो पाएगा। तो हम एयर पाइप लगा देते हैं जिससे एरोबिक बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर जाए, फ्लॉक्स बन जाते हैं उसके। अब क्या होते हैं, वो जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया है वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, वो उस ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में बीओडी से हम मेज़र कर लेते हैं, तो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है, मींस ऑर्गेनिक मैटर हाई है आपके सीवेज में, मतलब अभी पॉल्यूटेड है आपका वाटर। जैसे जैसे आपकी बीओडी लो हो जाती है, हमें समझ आ जाता है कि अब ऑर्गेनिक मैटर कम होने लगा है आपके वाटर सीवेज से। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब आपका सीवेज क्लीन होने लगा है, मतलब अब वो साफ़ हो गया है। तो आप अब उसको कुछ यूवी रेज़ वगैरह से ट्रीट करवा के उसको डायरेक्टली फिर अब हम क्या करेंगे, रिवर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके अपने सीवेज को क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद भी जो फिर फ्लॉक्स वगैरह रह जाते हैं ना हमारे सेकेंडरी टैंक के अंदर, उसके लिए हम एनारोबिक जो आपके आर्की बैक्टीरिया हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया भी हेटरोट्रॉफ हैं और एनारोबिक हैं, तो ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। ऑक्सीजन का हम जो सप्लाई है वो बंद करा देते हैं, जिससे जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ इकट्ठा हो गए थे, कलेक्ट हो गए थे, वो अब ज़्यादा उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो वैसे ही मरना शुरू हो जाएगा उनका। बाकी हम डाइजेस्टर ये डाल ही देते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, ये उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, साथ में एनारोबिक बैक्टीरिया हमारा बायोगैस प्रोडक्शन करवा देते हैं। तो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी? इफ़ येस, हाउ? तो आपको क्या लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एनर्जी का भी सोर्स हैं? अगर हैं तो कैसे? यस, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कैसे हैं? तो अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि जो एक्टिवेटेड स्लज था, एक्टिवेटेड स्लज मीन्स जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया थे, जो फ्लॉक्स रह गए थे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद सेकेंडरी फ्लुएंट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं रिवर में। जो अंदर रह जाता है सेडिमेंटेशन में, फ्लॉक्स रह जाते हैं, बैक्टीरिया के गुच्छे रह जाते हैं, उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। तो वो एक्टिवेटेड स्लज क्या करेंगे, वो एक्टिवेटेड स्लज में हम डाइजेस्टर यूज़ कर लेते हैं, एनारोबिक जो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मेथेनोजेंस, हम उनको यूज़ करते हैं। वो क्या करेंगे, बायोगैस जनरेट करते हैं, और ये बायोगैस यूज़ होती है इनफ्लामेबल फॉर्म में, मीन्स ज्वलनशील होती है ये। इससे क्या, ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है, बायोगैस प्लांट विच इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। यूज़ ऑफ माइक्रोबियल कल्चर फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। तो इस तरह से ये जो हमारा बायोगैस है, इसको हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड टू डिक्रीज द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लेन हाउ दे कैन एकम्प्लिश्ड। तो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का जो यूज़ है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। होता क्या है, जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स यूज़ करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल डीडीटी का एग्जांपल हमने बहुत देखा है, एज ए पेस्टिसाइड इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन होता क्या था, ना तो प्लांट बॉडी इसको ब्रेकन डाउन कर सकती थी, मतलब ना तो प्लांट बॉडी ही इसको डिग्रेड कर पाती थी, और जब प्लांट को हर्बीवोर्स फीड करते थे तो उनकी बॉडी में ये जाती थी, तो एनिमल भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते थे। तो मीन्स डीडीटी पेस्टिसाइड हमने यूज़ इसलिए की ताकि प्लांट को फीड करने वाले जो इंसेक्ट हैं वो किल हो सकें। लेकिन हो क्या रहा था, हर्बीवोर्स की बॉडी में ये जा रही थी, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, मीन्स ये एक इसका जो एक्यूमुलेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, मतलब इंक्रीज़ ही होती जा रहा था ये बॉडी के अंदर क्वांटिटीज़ की। क्यों? क्योंकि कोई भी, ना तो प्लांट बॉडी ना एनिमल बॉडी इसको डिग्रेड ही नहीं कर पा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा था। तो फिर क्या किया गया, डीडीटी का जो यूज़, मतलब डीडीटी इतना ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा था, इसके यूज़ करने के लिए मना किया गया। ठीक है, बैन लगाया गया है कि डीडीटी को यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो फिर अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, तो और तरीके निकाले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके
फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को यूज़ ना करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर लेते हैं एज ए बायो फर्टिलाइज़र। तो ये जो आपके बायो फर्टिलाइज़र होते हैं ये क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र